एक एक बारीक से बारीक डिटेल्स चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गलती से भी ये डिटेल्स कहीं और नहीं जानी चाहिए, वरना ये तुम्हारी आखिरी गलती होगी। तुम्हारा सीक्रेट मिशन है, जिसके लिए मैंने तुम्हें पहले ही 1 मिलियन पे कर चुका हूं, और तुम्हारे बाकी के पैसे तुम्हें काम पूरे हो जाने के बाद मिलेंगे। दूसरी तरफ से शख्स ने कायांश से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर कायांश के भाव बदल गए और उसके होठों पर एक तिरछी स्माइल बिखर गई। कायांश ने मिस्टीरियस टोन में फोन पर मौजूद दूसरे शख्स से कहा, वेरी गुड। तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम है। जितना जल्दी काम करोगे, उतनी जल्दी तुम्हें पेमेंट मिल जाएगा। कायांश ने कॉल कट कर दिया और फिर वो आसमान की तरफ देखने लगा। उसने अपनी गर्दन लेफ्ट राइट की, एक्सप्रेशन ठंड थे उसके। उसका रेस्टोरेंट के अंदर जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। उसने सिर घूमकर अर्पिता की तरफ देखा, जो उसका वेट कर रही थी। उसने कितनी बार अर्पिता से कहा था कि वह उसे छोड़कर किसी और इंसान के पास चली जाए, लेकिन अर्पिता को न जाने क्यों उसके साथ ही रहना था। कायांश कहीं ना कहीं यह भी जानता था कि उसकी मां और अर्पिता एक दूसरे से मिले हुए हैं। अर्पिता की जिद थी कायांश से शादी करना, पर कायांश के लिए शादी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ और हो गया था। उसे सब कुछ जानना था कि आखिर अचानक से उसकी जिंदगी में ऐसा भूचाल क्यों आ गया और सब कुछ तहत महसूस हो गया। उसके हाथ से सब कुछ अचानक से छूटने क्यों लगा। जख्म की तरफ अट्रैक्शंस कोई तो राज है इन सब चीजों के पीछे। इधर जख्म अपनी मीटिंग से घर वापस लौट रही थी। उसने रास्ते में अपने बच्चों के लिए उनके फेवरेट पास्ता लिया और फिर वे घर वापस आ गई। घर पर पहुंचकर जख्मा ने अपने बच्चों को लिविंग हॉल में बैठा देखा, क्योंकि वो इवनिंग में आई थी। आज काम इतना ज्यादा था कि वह थक भी चुकी थी, लेकिन अपने बच्चों को अवॉइड नहीं कर सकती थी। इसीलिए जख्मा ने अपने बच्चों को अपने पास बुलाते हुए उनके फोरहेड पर किस कर दिया। बच्चों ने जैसे ही जख्मा को देखा, वह उसके ऊपर एक एक कर चढ़ने लगे। जख्मा ने एक एक कर सबको प्यार किया और फिर उनका फेवरेट पास्ता देते हुए उन्हें बोली, बेबी ज्यादा बदमाशी नहीं, चलो जो अपने रूम में होमवर्क करो स्कूल का। मम्मा अभी आप लोगों से मिलने आती है। मम्मा का सिर दुख रहा है ना, तो वह काफी पाएंगे ब्लैक, फिर वह ठीक हो जाएंगे। मम्मा अगर आपका सिर दुख रहा है तो मैं दबा दूं आपका सिर, देव ने कहा, और वो जख्म के पास आ गया। अपने नन्हे नन्हे हाथों से जख्म का सिर दबाने लगा। ये देखकर जख्मा इमोशनल हो गई। मेरा प्यारा बच्चा, उसने प्यार से अपने बेटे के लिप्स पर किस कर दिया और उसे दुलारते हुए बोली, ना बेटू, मम्मा ठीक है जो, आप भी पस्ता खाओ अपने भाइयों के साथ। मम्मा बस अभी आ रही हैं। देव अपनी मम्मा की बात मान जाता है और फिर वो अपने भाइयों के साथ चला गया। इधर जख्मा आंखें बंद करके बैठी हुई थी और अपने फोरहेड पर टेप कर रही थी। उसकी आंखों के सामने मिस्टर किंग का चेहरा घूम रहा था और दूसरे ही पल उसकी आंखों के सामने कायांश वालिया का चेहरा घूमने लगा। जख्मा ने झटके से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक पल के लिए नफरत उतर आई। आई हेट यू, कायांश वालिया। जख्मा ने टेबल पर रखा फ्लोर बांस उठाकर गुस्से से जमीन पर फेंक दिया। फ्लावर वास टूटने की आवाज से एक पल के लिए सभी नौकर डर गए। वही आकांश, जो सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, उसका पैर फिसल गया और वह जोर से चिल्लाया, मम्मा। जख्मा सोफे पर बैठी हुई थी और डेव पास्ता लेकर नीचे आ रहा था। उसी वक्त उसका पैर फिसल गया और वो जोर से चिल्लाया, मम्मा। और इसी के साथ पास्ता सीढ़ियों पर गिर गया और इसी के साथ डेव का पैर फिसल गया और वो भी सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे आ गया। जख्म भागकर अपने बेटे के पास आई और जल्दी से उसने देव को पकड़ लिया और उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। डेव जोर जोर से रोने लगा। जख्मा ने डेव का चेहरा देखा। डेव के हाथ में और सिर पर चोट लग गई थी और वो बेहोश हो गया था। जख्मा ने अपने बेटे को सीने से लगाया और रोते हुए वो बाहर की तरफ भागने लगी। उसने चिल्लाते हुए कहा, मोमो, जल्दी से कार बाहर निकालो। और फिर वो जल्दी से बाहर जाकर कार पार्किंग एरिया से बाहर निकाल लेती है। जख्म बिना वक्त जाया करें अपने बेटे को सीने से लगाए कार में बैठ गई और उसके बाद वो लोग अस्पताल के लिए निकल गए। पूरे रास्ते जख्म की आंखों में आंसू थे और वो अपने बेटे के गाल को सहलाते हुए बोली, बेटू कुछ भी नहीं होगा, बस अभी हम डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं बेटा, होश में आओ। लेकिन देव की सांस रुक गई थी। जब वो रोया था
और एक पल में ही वो बेहोश हो गया था। जख्म को इतनी घबराहट हो रही थी कि उसकी आंखों से आंसू झरझर बहे जा रहे थे। जख्म रोते हुए अपने बेटे को सीने से लगाकर उसका चेहरा देखे जा रही थी। वही मोमो भी इमोशनल हो गई थी डेव इस हालत में देखकर। थोड़ी ही देर में वो अस्पताल पहुंच गए और जख्म अपने बच्चों को लेकर अंदर भागती हुई जोर जोर से डॉक्टर डॉक्टर चिल्ला रही थी। इस वक्त तो जख्म बिल्कुल ही बदल गई थी और वो टिपिकल मम्मी बन गई थी। जख्म ने जल्दी से अपने बेटे को एडमिट कर दिया। उसने एक पल के लिए भी डेव को खुद से अलग नहीं किया था। वही डॉक्टर डेव को चेक कर रहे थे। डेव हॉस्पिटल बेड पर लेटा हुआ था और जख्मा अपने बेटे के पास ही बैठी हुई थी। उसने देव के हाथों को कसकर पकड़ हुआ था और वो अपने बेटे के हाथ को धीरे धीरे सहला रही थी। आई एम सॉरी बेटा, मम्मा की ही गलती है। मुझे आप लोगों को अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। वही मोमो ने जख्म की हालत देखी। जख्म की तो जैसे मानो सांसें ही रुक गई थीं और वो जब से रोए जा रही थी, कंटिन्यूअसली जख्म का यह रूप भी उसे कभी कभी देखने को मिलता था। जख्म को इतना रोते हुए देखकर डॉक्टर ने धीरे से कहा, मिस, आप शांत हो जाइए। वो बस घबराहट की वजह से बेहोश हो गया है। थोड़ी ही देर में उसे होश आ जाएगा और ज्यादा इंजरी भी नहीं आई है। डॉक्टर ने डेव के सर की पट्टी कर दी थी। वही जख्मा ने घबराते हुए कहा, मेरे बेटे को इंटरनल इंजरीज तो नहीं हुई है ना डॉक्टर? प्लीज आप अच्छे से उसका मेडिकल टेस्ट करें। डॉक्टर ने जख्म की तरफ देखते हुए कहा, मैं आपकी हालत समझ सकता हूं, लेकिन इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जख्म का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसका बेटा इतना शांत कभी नहीं रहता था। वो शैतानियां करता रहता था। जख्म के गुस्से को देखते हुए डॉक्टर ने डेव का मेडिकल टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। वही मोमो के फोन पर कॉल आ रही थी। मोमो ने जब उस कॉल को अटेंड किया तो दूसरी तरफ से उसे रोने की आवाज सुनाई दी। मोमो परेशान हो गई और उसने धीरे से कहा, बच्चों क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? मोमो, देव भाई को क्या हुआ है? मोमो आंटी, वह ठीक तो है ना? ये कोई और नहीं, देव के छोटे भाई थे जो उसके लिए परेशान हो रहे थे। मोमो ने बच्चों को समझाते हुए कहा कि आप लोग फिक्र ना करें, अब डेव सुरक्षित है और सेफ है। वो लोग जल्दी ही घर आ रहे हैं। वही देखते ही देखते रात हो गई। हॉस्पिटल बेड के पास जख्म बैठी हुई थी और उसने अपनी पलकें तक नहीं झपकाई थी। अपने बेटे को सीने से लगाए हुए जख्म बस रोए जा रही थी। मोमो ने जख्म की हालत देखी। जख्म की ऑलरेडी तबीयत खराब थी, लेकिन फिर भी अपने बच्चों के आगे उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जख्म ने प्यार से डेव के गाल को सहलाते हुए कहा, बेटू, होश में आ जाओ ना। मम्मा कब से वेट कर रही है। आप इतना क्यों तड़पा रहे हो मम्मा को? देव की पलकें झपकने लगी। जख्म में जब यह देखा तो वो एक्साइटेड हो गई और देव के मोटे मोटे गालों पर किस करते हुए बोली, बिट्टू, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? देव ने धीरे से अपनी आंखें खोलकर अपनी मम्मा को देखा और फिर देव ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मम्मा, हाँ बिट्टू, मम्मा आपके पास ही है ना? देखो, कुछ भी नहीं हुआ है आपको। आप मम्मा की गोद में हो। मेरा बेटा तो स्ट्रांग है, उससे तो कुछ भी नहीं होता। देव ने अपनी मम्मा की तरफ देखते हुए कहा, मामा, मुझे ना सर में दर्द हो रहा है। जख्म ने डेव की आंखों में देखते हुए कहा, ठीक हो जाएगा बेटा, ज्यादा दर्द नहीं होगा। डॉक्टर अंकल ने मेडिसिन दे दिया ना आपको। बेटा, आपको माँ ने कहा था ना कि कमरे में जाओ, फिर आप क्यों आ रहे थे नीचे? मामा, मैं तो आपके लिए पास्ता लेकर आ रहा था। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, लेकिन मैं गिर गया। मम्मा, आई एम सॉरी, डेव ने रोते हुए कहा। तो जख्मा ने अपने बेटे को लाड करते हुए कहा, इसमें सॉरी कैसा बेटा? मम्मा जानती है कि आप मम्मा से बहुत प्यार करते हो, लेकिन आपको चोट लग गई ना, मम्मा की वजह से मम्मा को सॉरी फील करना चाहिए। मम्मा बेटा एक दूसरे को प्यार करने में बिजी थे। वहीं दूर खड़ी मोमो यह देखकर मुस्कुरा रही थी। कुछ अलग ही था उनके बीच का बॉन्ड किसी को नजर न लगे। लेकिन आने वाले वक्त में जख्मा नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या क्या होने वाला है। जख्म डेव को लेकर बैठी हुई थी और डेव अपनी मम्मा की गोद में बैठा उनकी अटेंशन एंजॉय कर रहा था। उसकी मम्मा कभी कभी तो इतना प्यार लुटाती थी। जख्मा डेव को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसका बेटा उस पर कैसे ऑर्डर चला रहा है। डेव अपनी मम्मा को एटीट्यूड से देखते हुए बोला,
मम्मा, मेरे को ना चिकन खाने का मन कर रहा है। आप बनाकर लाओ ना मेरे लिए। मम्मा जख्मा ने अपने बेटे को आंखें छोटी कर कर देखते हुए कहा, इस वक्त तुम्हें खिचड़ी मिलेगी और उससे ऊपर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो अपनी फालतू के डिमांड्स बंद कर दो। जख्म की रूड वॉइस सुनकर डीव ने मासूमियत से उसे देखते हुए कहा, मम्मा आपको दिख नहीं रहा है कि मेरे को चोट लगी हुई है? आपको तो अपने बेटे की केयर करनी चाहिए। आपको मेरा फेवरेट खाना बनाकर मुझे। जख्म ने ही आंखें छोटी करके डेव को देखते हुए कहा, तुम कुछ ज्यादा नखरे नहीं कर रहे हो? देव, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम कुछ ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो मम्मा के सामने? डेव ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, मम्मा प्लीज ना। कहा ना तुम्हें कि जब तुम ठीक हो जाओगे तब तुम्हें मम्मा ऑनाइली फूड बनाकर खिलाएगी। अभी के लिए तुम चुपचाप रेस्ट करो, वरना थप्पड़ पड़ जाएगा। डेव की आंखों में आंसू आ गए और फिर उसने रोते हुए कहा, मम्मा, आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। आप मुझे हेट करत हो ना। मम्मा, आप मेरे छोटे भाइयों को प्यार करते हो। काश मैं छोटा होता तो आप मेरी कदर करते। आप मुझे प्यार करते। आप मुझसे दूर हो गए हो मम्मा। डेव ये सब कुछ इमोशनल होकर बोल रहा था। उसने अपने आंसू पूछे। देव के इन शब्दों को सुनकर जख्मा हैरान हो गई कि उसके बेटे की मन में ऐसी शब्द कहां से आए कि वो उससे प्यार नहीं करती, उसके भाइयों को प्यार करती है। जख्म डेव के पास आई और उसे अपनी गोद में उठाते हुए उसे लेकर घूरते हुए बोली, बेटा, आपको ये किसने बोला कि मम्मा आपसे प्यार नहीं करती? आप तो मम्मा के लाडले बेटे हो। आप सबसे ज्यादा समझदार हो। अपने भाइयों में से इसलिए तो मम्मा आपको इतना ज्यादा प्यार करती है। देव ने जख्म को देखते हुए कहा, नहीं मम्मा, आप झूठ बोल रहे हो। आप मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो। अब आप मुझसे दूर हो गए हो मम्मा। क्या आप ऐसे ही मुझसे दूर होते चले जाओगे? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ मम्मा। आप मुझे मत डांटा करो, मेरा दिल दुख जाता है। देव के शब्दों को सुनकर जख्म भी इमोशनल हो गई और फिर उसे रियलाइज होता है कि वो अपने काम में इतनी बिजी हो गई थी कि शायद उसने देव को अटेंशन नहीं दी। उसके बेटे के दिल में ऐसी सब बातें चल रही थी। ये सोचकर ये जख्म का दिल टूटने लगा कि आखिर वो क्यों इतनी मेहनत कर रही थी अपने बच्चों के लिए। और शायद डेव को शुरू से ही उसने कम प्यार किया था, क्योंकि डेव बड़ा बच्चा था। उसका 6 बच्चों को संभालना उसके लिए इजी नहीं था, किसी के लिए भी नहीं होगा। और जब फादर ना हो तो फिर 6 बच्चों संभाल नामुमकिन है। लेकिन फिर भी जख्मा ने हार नहीं मानी थी, पर शायद वो अपने बच्चों को बराबर का प्यार नहीं दे पाई। जख्मा डेव के गाल को चूमते हुए धीरे से बोली, ना बेटा, ठीक है, आपको चिकन खाना है ना, तो माँ आपके लिए चिकन बनाएगी। उससे पहले मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। और आज के बाद ऐसा मत सोचना देव की आपको मम्मा प्यार नहीं करती। माँ की जान हो आप और मम्मा के लाडले बेटे हो। सच्ची मम्मा, देव ने धीरे से कहा तो जख्मा ने देव के छोटे से लिप्स पर किस करते हुए कहा, बेटू मम्मा की जान हो आप। वही मोमो देख रही थी डेव को। डेव कितना चालक बच्चा है, कैसे अपनी मम्मा को उसने इमोशनल कर दिया। इधर जख्मा के फोन पर वीडियो कॉल आ रहा था। थोड़ी देर बाद जख्मा ने वीडियो कॉल को पिक किया। जख्म के बाकी के बच्चे आंखों में आंसू लिए उसे देख रहे थे। मम्मा भाई कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? कब आ रहे हो मम्मा आप? जख्मा ने अपने बच्चों के रोने की आवाज सुनी तो उन्हें देखते हुए बोली, तुम सब क्यों रो रहे हो? तुम्हें भी चोट लगी है क्या? मामा भाई कहाँ हैं? वही डेव ने देखा कि उसके भाई उसके लिए इतना परेशान हो रहे हैं तो उसके दिल में फूल खिल गए और वो मुस्कुराते हुए फोन में देखते हुए बोला, तुम लोग रो क्यों रहे हो? वही लाक्ष, याकांश, आकांश और अव्यान ने डेव को देखा तो रोते हुए बोले, आप ठीक तो है ना डेव भाई? आपको कितनी चोट लगी है? हमने आपको मना किया था ना कि मत जाइए, मम्मा खुद आ जाएंगी। लेकिन आप सुनते कहाँ हैं? डेव ने अपने भाइयों को घूरते हुए कहा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तुम मुझे डांट नहीं सकते। देव की रोब भरी आवाज सुनकर जख्मा हैरान हो गई कि उसका बेटा अपने बड़ा भाई होने का कैसा रोब जमाता है अपने छोटे भाइयों पर। जख्मा के होठों पर मुस्कान आ जाती है यह देखकर कि उसके बेटे एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। उसके बच्चों को कैसे की नजर ना लगे। इधर कायांश अपने कमरे में बैठा हुआ था।
अपने लैपटॉप पर एक वीडियो देख रहा था। कायांश उस वीडियो को पूरे अटेंशन और गौर से देख रहा था, जैसे वो उसमें कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। कायांश बीच में स्टॉप कर कर वो वीडियो देख रहा था। ये वीडियो उस दिन का था जिस दिन कायांश की कोल्ड ड्रिंक में ड्रग्स डाला गया था और फिर उसने जख्म के साथ उसे रात जबरदस्ती करी थी। कायांश जख्म और अपना उस वीडियो को देख रहा था, जिसे देखकर उसकी आंखों में वापस से लस्ट जाग गई थी। कायांश ने उस वीडियो को गौर से देखा। कायांश ने अपने पैरों को टाइटली होल्ड कर लिया, क्योंकि उसके अंदर का जानवर जाग रहा था। जैसे कंट्रोल करना कायांश के लिए मुश्किल हो जाएगा। उस वीडियो में वो जख्म को देख रहा था। जख्म कितनी खूबसूरत लग रही थी। उस हालत में उसे यकीन नहीं होता कि वो जख्म अडानी के साथ इंटीमेट हुआ था। वह मोमेंट मेमोरेबल था। कायांश की नजर तो जख्म के फेस पर थी। जख्म की आंखों के कोने से बह रहे थे आंसू, जो कायांश को उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। काश उस दिन वह नशे में ना होता। कियांश के दिमाग में यह थॉट आया और उनके बीच में यह सब कुछ जबरदस्ती ना हो रहा होता, बल्कि वो दोनों खुद एक दूसरे के करीब आते। कायांश इमेजिन करने लगा कि जब वो जख्म के आगोश में गया होगा तो जख्म का रिएक्शन कैसा होगा। वो कैसा फील कर रही थी। वो जानना चाहता था, आखिर क्यों वो इस लेडी की तरफ इतना अट्रैक्ट हो रहा है। क्यों वो जख्म अदानी को अपने दिमाग से नहीं निकल पा रहा। जख्म उसके दिलो दिमाग में छाई हुई थी। एक के बाद एक जख्म उसे इम्प्रेस करे जा रही थी। उसने जख्म जैसी लड़की कहीं नहीं देखी थी। जख्म का एक और दीप सीक्रेट कायांश के सामने था, उसके बच्चे। लेकिन इतने बच्चों की मां होने के बावजूद भी कायांश उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था और वो खुद को स्पेशल फील कर रहा था। कुछ तो बात है तुम। मैं जख्म अडानी जाने क्या। जादू है। तुम अपनी तरफ अट्रैक्टिव नहीं करती, बल्कि सेड्यूस करती हो। क्यों मैं बार बार में तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। जिस दिन से तुम्हें देखा है, ऐसा लगता है जैसे कुछ तो है मेरा तुम्हारे साथ, और तुम्हारा मेरे बारे में सब कुछ जानना जरूर, तुम्हारा मेरी जिंदगी में आना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। कायांश की नजरें जख्म पर थीं। उसने सारा वीडियो देख लिया था, लेकिन फिर भी उसका मन नहीं भरा था। न जाने क्यों वो बार बार जख्म को देख रहा था। कायांश के दिल दिमाग में जख्म छप गई थी। वो अब सिर्फ उसके बारे में सोचता था, कहीं पर भी फोकस नहीं कर पा रहा था। जख्म ने उसके दिमाग में कहीं ना कहीं कब्जा कर लिया था। कायांश ने उस वीडियो को कई बार देख लिया, लेकिन उसे अभी तक ऐसा कोई कीलू हाथ नहीं लगा जिससे वो कुछ पता लगा सके। उससे अब और नहीं रहा जा रहा था। उसे जख्म के बारे में हर एक डिटेल चाहिए थी। उसका पास्ट, उसका फ्यूचर, इसका प्रेजेंट, सब कुछ कायांश जानना चाहता था। वो इतना क्यूरियस हो गया था उसे लेकर कि कायांश का जैसे मकसद ही बन गया हो। उसे फर्क नहीं पड़ रहा था कि जख्म 6 बच्चों की मां है, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद भी जानता था कि वो जख्म में इंटरेस्टेड है। इधर जख्म देव को लेकर टहल रही थी। देव अपनी मम्मा के कंधे पर सर रखकर मुस्कुरा रहा था। इधर दूसरी तरफ एक शख्स ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था। उसका हाथ लैपटॉप के माउस पर था। लैपटॉप पर वो कुछ देख रहा था। उसने अपनी असिस्टेंट से कहकर खुद के लिए एक ब्लैक कॉफी मंगवाई। थोड़ी ही देर में असिस्टेंट उसे ब्लैक कॉफी देकर चली गई। काफी रात हो गई थी, लेकिन वो शख्स घर नहीं गया था। आज उसके असिस्टेंट ने उससे पूछा कि सिर आप कब जाएंगे। तो उस शख्स ने उसे मना करते हुए कहा कि तुम घर चले जाओ, मैं आज नहीं जाऊंगा। इस पर उसके असिस्टेंट ने अपने बॉस के आर्डर को फॉलो करते हुए वो घर चली गई। वहीं पर उसका बॉस बैठा हुआ था और उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। तभी उसके फोन रिंग करने लगा और दूसरी तरफ से आवाज आई, मिस्टर किंग। मिस्टर किंग धीमे से मिस्टर डेनियल ने मिस्टर किंग से कहा कि मिस्टर किंग ने मिस्टर डेनियल से कहा, आप लापरवाह हो गए हो या मिस्टर डेनियल। उम्र हो गई है आपकी, अब आपको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। बॉस, आप गुस्सा हो रहे हो। आप प्लीज मेरी सैलरी मत कट करिएगा, और अभी मैं जवान हूं, मुझे रिटायरमेंट की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर किंग ने डेनियल से कहा, हम्म डेनियल, आप गलतियां बहुत करने लगे हैं आप। मिस्टर किंग, आई एम सॉरी। मिस्टर डेनियल ने दूसरी तरफ से फोन पर कहा। उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। मिस्टर किंग ने कॉफी का शिप लेते हुए लैपटॉप की तरफ देखा और अचानक से उनकी नजरें पेन पर गई।
जख्म के साथ हुई कन्वर्सेशन होने याद आ गई। उन्होंने उसे पेन को उठाया और अपने हाथ में पढ़ते हुए कुछ सोचने लगे। नेक्स्ट मॉर्निंग जख्म ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने सबसे पहले अपने बेटे देव को देखा, जो उसके छड़कर सो रहा था। जख्म के होठों पर प्यारी सी स्माइल आ गई। जख्म को पुराने दिन याद आ जाते हैं। जब उसके बच्चे छोटे थे तो वो ऐसे ही उसके ऊपर चढ़कर सो जाया करते थे। जख्म को अब रिलायंस हो रहा था कि वाकई में वह अपने बच्चों से बहुत दूर हो गई हैं। वो उनको एक अच्छी जिंदगी देते देते उनसे ही दूर होती चली गई। जख्म ने देव को साइड में लेटाते हुए उसके गालों को चूमते हुए बोली, मेरे प्यारे बच्चा, अच्छी नींद नहीं आई बच्चे को? देव ने धीमे से कहा, लव मामा, लव यू टू बाखा। जख्म अभी उठकर बैठी ही थी कि अचानक से उसकी नजर वहां पर रख सोफे पर गई और वहां पर बैठे लोगों को देखकर वह हैरान हो गई। तुम सब यहाँ? ये कोई और नहीं, जख्म के बाकी के 5 बच्चे थे जो जलन भरी नजरों से देव को देख रहे थे। देव उनकी मम्मा का सारा प्यार और टेंशन ले रहा था, जिससे उन्हें जलन होने लगी। लक्ष्य भागकर जख्म के पास आया और बोला, मम्मा मुझे भी किसी करो। आप सारा प्यार देव भाई को कैसे कर सकते हो? मैं भी आपका बच्चा हूं ना। जख्म ने लक्ष्य को उठाते हुए कहा, हम क्या हुआ बच्चा, आप भी मम्मा के बच्चे हो। तुम मुझे भी किसी करो मम्मा, किसी दो ना मम्मा। वही देव की आंखें छोटी हो गईं। जख्म के बाकी के बच्चे भी भागकर उसके पास आते हुए बोले, मम्मा हमें भी किसी चाहिए, हम भी आपके बच्चे हैं। आप सारा प्यार देव भाई को कैसे दे सकते हो? दिस इज नॉट फेयर मम्मा। वही देव ने गुस्से से मन ही मन सोचा, ये मेरे भाई नहीं, मेरे दुश्मन हैं। जख्मा एक एक कर अपने बच्चों को लाड प्यार करने लगी। जख्म ने मोमो की तरफ देखते हुए उसे घूर कर कहा, तुम्हें बच्चों को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? मोमो ने जख्म को देखते हुए कहा, ये लोग जिद करने लगे। अभी मोमो इतना ही बोल पाई थी कि वार्ड के अंदर एक शख्स एंटर हुआ और उसने जख्म की तरफ देखते हुए कहा, हेलो मिस जख्मा, नाइस टू मीट यू। जख्मा ने सर्द नजरों से उस शख्स को देखते हुए कहा, तुम? कायांश के होठों पर डेविल स्माइल आ गई और वो जख्म के 6 बच्चों को देख रहा था। जख्म के माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वे अपने बच्चों को छुपा भी नहीं पाई। जख्मा अपने 6 बच्चों के साथ अस्पताल में थी। मॉर्निंग के टाइम उसके बच्चे उसे सरप्राइज देने के लिए आ चुके थे। वो अभी तक अपने बच्चों को लाड प्यार ही कर रही थी कि अचानक से वार्ड के अंदर एक शख्स की एंट्री हुई। जख्मा ने जब अपना सिर उठाकर सामने देखा तो वो कोई और नहीं, कायांश वालिया था। कायांश वालिया को यहां पर देखना उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था। उसे देखने के बाद जख्म की आंखें सर्द हो गई थी। लेकिन उसके बच्चों का क्या? वो उन्हें छुपा भी नहीं पाई। कायांश वालिया के सामने आज उसका एक सच बाहर आ गया। जख्म ने हेलो कायांश को देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहा। उसने कायांश वालिया को देखते हुए कहा, मिस्टर कायांश वालिया, आप यहां पर क्या कर रहे हैं? कायांश ने जख्म के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो जख्म के 6 बच्चों पर था, जो टुकुर टुकुर उसे देख रहे थे। लाइन लगाकर लक्ष्य, डेव, एकांश ने पहचान लिया कायांश को। ये अंकल यहाँ क्या कर रहे हैं? वो उसके पास आया और फिर उसकी पेंट पकड़कर बोला, अंकिल हाउ आर यू? वही कायांश ने अपना से नीचे कर लाख को देखा और बिना कुछ बोले ही उसे अपनी गोद में उठा लिया। कायांश ने लाख के चेहरे को देखते हुए कहा, तुम अस्पताल में क्या कर रहे हो? कायांश लाक्ष को ऐसे दूसरे से बातें करते हुए देख और उनके नजदीकी देखकर वो गुस्से से और बबूला हो गई। जख्मा यह सोच रही थी कि लाक्ष और कायांश एक दूसरे के इतने नजदीक कैसे आ गए। कहीं उससे कोई लापरवाही तो नहीं हुई? कायांश वालिया अब कौन सा गंदा खेल खेल रहा है? उसका यहां पर अचानक से आना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। लगता है कि कायांश वालिया को सब कुछ पता चल चुका है। जख्मा जल्दी से रिएक्ट करते हुए अपने बेटे लाक्ष को कायांश वालिया की गोद से झपट लेती है और उसे अपने सीने में छुपाते हुए बोली, बेटा, मैंने आपको मना किया ना कि किसी अनजान शख्स की गोद में नहीं जाते, आपको मार पड़ेगी मां से। लाक्ष ने धीरे से कहा, मम्मा आप क्या बोल रहे हो? हम इन अंकल को जानते हैं। ये वही है जो जंगल में हमारे साथ थे और जिन्होंने हमें बचाया था। जख्मा ने गुस्से से कहा, लाक्ष शट अप, तुम अपनी मम्मा से जुबान लड़ाओगे।
लक्ष्य की आंखों में आंसू आ गए। मम्मा ने डांटा, मम्मा ने डांटा, मम्मा मुझसे प्यार नहीं करती। लक्ष्य अपनी आंखों को मलते हुए रोने लगा। वही कायांश ने जब जख्म का रिएक्शन देखा तो वो समझ गया था कि जख्म इस वक्त थोड़ी नर्वस है। लेकिन किस लिए उसने आज से पहले जख्म का यह चेहरा नहीं देखा था। इधर मोमो ने भी यह नोटिस कर लिया था कि जख्म कायांश वालिया वाले को देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाया करती थी, हमेशा की तरह। लेकिन आज वो उसे देखकर घबरा रही है, नर्वस हो रही है। ये किस वजह से है? जख्म ने कायांश को देखते हुए गुस्से से कहा, मिस्टर कायांश वालिया, आपको यहां पर ऐसे नहीं आना चाहिए। आप मुझे इन्फॉर्म कर कर आए, अदरवाइज आगे से आप मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेंगे। कायांश ने जब जख्म की रुडनेस देखी तो उसने अपने होठों को भींचते हुए कहा, मिस जख्म अडानी, आप गलत समझ रही हैं। मैं यहाँ से गुजर रहा था क्योंकि इसी अस्पताल में मेरी दादी भी एडमिट है और इस वक्त मैं आपके बच्चों को और आपको देख लिया, इसीलिए मैं बस जेन्युइनली उनसे मिलने आ गया। हैट अ बिग डील? आप ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही है? जख्म ने अपने होठों को भींच लिया। वो शांत रहने की कोशिश कर रही थी। वही ख्याल की नजर तो जख्म के बाकी बच्चों पर थी। ये 6 के 6 एक जैसे दिखते हैं, एक ही हाइट के हैं। फर्क बस इतना था कि इन 6 बच्चों ने कायांश वालिया को देख लिया था और वो इन अंकल को जानते थे। कायांश बच्चों को देखकर एक अलग ही दुनिया में चला गया था। ये मिरेकल आखिर कैसे पॉसिबल हुआ? जख्म का इतना बड़ा सच उसके सामने था और वो इस राज्य को जानता था। इससे ही वह खुश हो गया था। उसने देखा कि कैसे जख्म डर रही है। इसका मतलब है कि जख्म के बच्चे उसकी कमजोरी है और यह राज अगर किसी के सामने आ गया तो जख्म अडानी के रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाएंगी या फिर उसके राइवल्स इसका मिस यूज कर सकते हैं। इसीलिए जख्म आज तक अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती आई थी दुनिया वालों से। उसने अपने 6 बच्चों को लोगों को छुपा कर रखा था और खासकर उसके छुपाने की वजह जख्म के सामने खड़ा था और इसी आदमी के सामने सच्चाई आ चुकी थी। जख्म ने कायांश के फेस देखते हुए कहा, ओके, आप मिल लिए ना, तो अब आप जा सकते हैं। कायांश ने जख्म को देखते हुए कहा, मैं आपके बेटे से मिलना चाहूंगा, उसके सिर पर चोट लगी है, क्या मैं उसे देख सकता हूं? जख्म ने गुस्से से कहा, मिस्टर कायांश वालिया, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, वो मेरे बच्चे हैं। मिस जख्म, आप इतना हाइपर क्यों हो रही है? आई नो कि वो आपके बच्चे हैं, मैं बस उन्हें देखना चाहता हूं क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप 6 बच्चों की मां हैं, आप कहीं से नहीं लगती। क्या ये कोई मेडिकल है? जख्म ने गुस्से से कायांश को देखते हुए कहा, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। कायांश वालिया, अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है तो बाहर मेरा वेट करें। मेरे बच्चों से दूर रहेंगे, आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। ये आप वार्निंग के तौर पर ले सकते हैं। जख्म को खुद पर इतना भड़कते हुए देखकर कायांश ने अपने होठों को भींचते हुए कहा, आप ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही है? जख्म ने कायांश को देखते हुए कहा, मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हूं मिस्टर वालिया। आपसे मुझे नेगेटिव वाइब्स आती है और आप जानते हैं कि एक मां होने के नाते मैं अपने बच्चों को आपसे प्रोडक्ट करूंगी। कायांश ने कंफ्यूजन से जख्म को देखते हुए कहा, मैं आपके बच्चों को हार्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप ऐसा रिएक्ट क्यों दे रही है? देखिए, मैं यहां पर जेन्युइनली बस आपसे मिलने आ गया क्योंकि मैंने आपको देखा। मैं आपको कोई स्टॉक नहीं कर रहा हूं, मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सुनने के बाद जख्म ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, वेरी गुड, आपको मुझ पर दिलचस्पी रखनी भी नहीं चाहिए। आपकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है और आप जैसा लॉयल शख्स हर किसी को मिले। जख्मा का लहजा कुछ ऐसा था जैसे वो कायांश को तंज मार रही हो। जख्मा के लहजे में तंज था जिसे कायांश वालिया ने भांप लिया क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी समझ गया था कि जख्मा अडानी उसका मजाक बना रही है। जख्मा अपने बच्चों को लेकर और फिर उसे इग्नोर कर अपने बाकी के बच्चों के पास आते हुए उन्हें बोली, तुम लोग सुबह सुबह यहाँ क्या करने आए हो? माँ और भाई घर आ रहे थे ना? कायंश ने फील किया कि जख्मा उसे अवॉइड कर रही है, इसीलिए उसने अपने होठों को भींचते हुए कहा, ओके मिस अंदानी, सो मैं अभी चलता हूं, हम बाद में मिलते हैं। कायांश ने जब देखा कि जख्म रिएक्ट नहीं कर रही तो वो गुस्से से वार्ड से बाहर चला गया। लेकिन उसने ये नोटिस कर लिया था कि जख्म कुछ तो है जो उससे छुपाने की कोशिश कर रही है।
वही मोमो ने भी जख्म को आज पहली बार नर्वस देखा था। कायांश वालिया के सामने जख्म अपने बच्चों को देखते हुए जोर से उन्हें डांट रही थी और जख्म के बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। लेकिन आज जख्म को फर्क नहीं पड़ रहा था। जख्म ने अपना हाथ उठा दिया था। लगभग अपने बच्चों पर थोड़ी देर बाद डॉक्टर जाकर देव को चेक कर रहे थे। वही जख्म अपने बाकी के बच्चों को वहां से जाने के लिए बोल देती है, लेकिन बच्चे भी रोते हुए ही सही जिद पर अड़े हुए थे कि वो अपनी मम्मा को छोड़कर नहीं जाएंगे। जख्म आज बच्चों पर भड़की हुई थी। बच्चे जोर जोर से रोने लगे थे। उनका रोना सुनकर डॉक्टर और नर्स को भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जख्म के गुस्से को देखते हुए किसी ने कुछ कहा नहीं। जख्म ने जबरदस्ती देव का डिस्चार्ज करवा लिया, क्योंकि अब वो अपने बच्चों को अस्पताल में रखने का रिस्क नहीं ले सकती। मोमो ने जख्म को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन आज जख्म किसी की भी नहीं सुन रही थी। डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद जख्म लिफ्ट से अपने बच्चों को लेकर ग्राउंड फ्लोर जा रही थी। बच्चों के चेहरे पर उदासी थी। वही देव तो जख्म की गोद में था। अपनी मम्मा को इतने गुस्से में देखकर देव यह तो समझ गया था कि उसकी मम्मा उन अंकल की वजह से गुस्से में है जो सुबह सुबह अस्पताल में आ गए थे, वरना उससे पहले उनकी मम्मा उन्हें प्यार दे रही थी। इधर जख्म के बाकी के बच्चे गार्डन में खेल रहे थे, बल्कि वो लोग मुंह लटकाकर बैठे हुए थे। आज कोई भी खुश नहीं था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि कोई तो था जो उनकी फोटोज क्लिक कर रहा है। जख्म के घर में एक कड़ी सिक्योरिटी थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई उसके बच्चों की फोटोज क्लिक कर रहा था। इस बात से अनजान जख्म किचन में काम कर रही थी और मोमो वहां पर बैठकर लैपटॉप में काम कर रही थी। किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। इधर जख्म किचन से जब बाहर आई तो वो अपने बच्चों को ढूंढते हुए बाहर गार्डन में आ गई। गार्डन इतना बड़ा था कि वहां पर क्रिकेट भी खेल सकते थे और जख्मा देख रही थी कि उसके बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। वो मुस्कुराते हुए नौकरों से कहकर वहां पर एक पिकनिक स्पॉट बनवा देती है, जिससे उसके बच्चे अच्छा फील करें। जख्म ने बच्चों की तरफ देखते हुए उन्हें आवाज लगाकर कहा, सब जल्दी से आ जाओ, लेकिन जख्म के बच्चे रिएक्ट नहीं करते। ये सब देख जख्म बोली, लक्ष्य, यक्ष, एकांश, आकांश, अव्यान, सब जल्दी आओ। लेकिन बच्चे नहीं आ रहे थे उसकी तरफ, क्योंकि वह उससे नाराज थे। जानबूझकर जख्म को अवॉइड कर रहे थे। पर जख्मा समझ गई थी कि उसके बच्चे जानबूझकर उसकी बातों को अनसुना कर रहे हैं। इसीलिए वो गुस्से से बोली, अभी अभी अगर नहीं आए तुम सब तो तुम लोगों को थप्पड़ पड़ जाएगा। ये सुनते ही वो भागकर जख्म के पास आ गए और शिकायत करते हुए बोले, मम्मा क्या हुआ है आपको? अब क्या आप हमें प्यार नहीं करती? क्या आप हमसे इतनी नफरत करती हैं? वही कोई लगातार जख्म जख्म के साथ उसके बच्चों के फोटोज क्लिक करे जा रहा था। जख्म को कुछ शक हुआ और उसने उस तरफ देखा तो कोई शख्स छुप गया। जख्म की भवें तन गई और उसने जल्दी से सिक्योरिटी गार्ड को कॉल कर दिया। जख्म ने जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड को कॉल किया, सिक्योरिटी चेक करने लगी पूरे एरिया को कि आखिर कौन था जो वहां पर फोटोज क्लिक कर रहा था। जख्म जल्दी से अपने बच्चों को लेकर अंदर आ गई। उसने अपने बच्चों को समझाते हुए कहा, आप लोग घर से बाहर नहीं निकलोगे जब तक मम्मा आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस नहीं देती। ओके मम्मा। बच्चों ने अपनी मम्मा की बात मान ली थी। जख्म ने उन सबको उनका फेवरेट फूड दिया, लेकिन आज जख्म के हाथ का बनाया हुआ फेवरेट फूड बच्चों में से अभी तक किसी ने नहीं खाया था, जिसे देखकर जख्म ने उन पर जोर से चिल्लाते हुए कहा, आप लोग अपना ड्रामा बंद करेंगे या फिर माँ का थप्पड़ खाएंगे? जानते हैं ना कि मम्मा को यह सब नहीं पसंद। चलिए जल्दी करिए और इसे फिनिश करिए। आपको दिखाई नहीं दे रहा कि वनिता आंटी कब से वेट कर रही है? उन्हें डिशेस वॉश भी करनी है। बड़ों की रिस्पेक्ट करना सीखिए आप लोग। अपनी मम्मा की डांट सुनकर अब भी बच्चों की आंखों में दोबारा से आंसू टपक कर आ गए। आज आखिर उनकी मम्मा को हुआ क्या है? अब वह उनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। जख्म फोन पर किसी से बात कर रही थी। वह एक और सिक्योरिटी टीम को हायर करना चाहती थी, जो उसके बच्चों को स्कूल से लेकर आए और उसे छोड़ने भी जाए और घर में भी प्रोटेक्ट करें।
अभी बच्चे डरते हुए धीरे धीरे खा रहे थे, बिना किसी ना के, क्योंकि उनकी मम्मा उनसे नाराज हो गई थी आज। वह लोग अपनी मम्मा को मनाने के लिए एक दूसरे से फुसफुस कर बातें कर रहे थे, क्योंकि वह अपनी मम्मा को इम्प्रेस करना चाहते थे और उनके गुस्से के लिए उनसे सॉरी मांगना चाहते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं गुस्सा तो उन लोगों ने अपनी माँ को दिलाया है ना। जख्मा कॉल डिस्कनेक्ट कर डाइनिंग टेबल पर आई तो उसने देखा कि उसके बच्चे तो जा चुके हैं। फिर उसने चेक किया कि वह कितनी देर से बात कर रही थी। करीबन 1 घंटा हो गया था। जख्म सीढ़ियों से होते हुए जब ऊपर आई, वह सबसे पहले देव के कमरे में गई। देव के कमरे में सिर्फ देव था और वह चुपचाप बेड पर लेटा हुआ था, टैबलेट लेकर। जख्म ने देव के हाथ से टैबलेट ले लिया और फिर वह उसे साइड में रखते हुए धीरे से बोली, देव, आपको मेडिसिन लेकर सो जाना चाहिए। डॉक्टर ने आपको रेस्ट के लिए कहा है ना। देव अपनी जगह से खड़ा हो गया और फिर उसने जख्म को हक करते हुए कहा, मम्मा, आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मम्मा, आप नाराज तो नहीं हो ना? जख्म ने देव को देखते हुए कहा, क्यों बेटा, मैं आपसे नाराज क्यों होगी? बेटा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मम्मा ने डांटा आपको, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो बच्चा। मम्मा आपके लिए, अच्छे के लिए ही डरती है। आप लोग बहुत जिद्दी हो गए हो, मम्मा की सुनते नहीं हो। मैंने आप लोगों को मना किया है ना कि उन अंकल से दूर रहा करो, लेकिन कैसे आप लोगों उन्हें देखते हो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है बच्चा। आप जानते हो ना कि आप लोग मम्मा के डायमंड हो, इसीलिए मम्मा आप लोगों को इतना प्रोटेक्ट करती है। आई एम सॉरी मम्मा, अब हम अंकल से कभी बात नहीं करेंगे। वह गंदे अंकल है। हम जानते हैं, अगर आप हमें किसी चीज के लिए मना कर रहे हो तो वह हमारे लिए ही है। जख्मदेव से पूछती है कि तुम्हारे बाकी छोटे भाई कहाँ पर है। इस पर देव अपनी मम्मा से बोला, मम्मा, सब अपने कमरे में है, पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल से होमवर्क मिला है, मुझे छुट्टी मिली है, उन लोगों को थोड़ी ना। जख्मा को देव की बात सही लगी, इसीलिए वह अपना सर हाँ में हिला देती है और फिर अपने बच्चों को डिस्टर्ब करने नहीं जाती। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है और रात हो जाती है। रात के वक्त जख्मदेव को मेडिसिन दे ही रही थी। अच्छा, अचानक से कोई जोर से चिल्लाया और यह आवाज किसी और की नहीं, लक्ष्य की थी। जख्म बिना सोचे समझे बाहर की तरफ भागी और जल्दी से लक्ष्य के कमरे की तरफ भागते हुए जोर से चिल्लाते हुए बोली, लक्ष्य, कहाँ हो बेटा आप? लक्ष्य ने रोती हुई आवाज में कहा, मम्मा, मम्मा बचाओ, मम्मा बचाओ। लक्ष्य जोर जोर से चिल्लाने लगा। जख्म बिना सोचे समझे दरवाजा एकदम से झटके से खोलकर अंदर घुस गई। कमरे में अंधेरा होने की वजह से जख्म की रूह कांप गई और उसने झटके से कमरे के लाइट ऑन की तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। जख्म का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके माथे पर जो सिकन थी वह और ज्यादा बढ़ गई। उसने अपने होठों को भींच दिया। जख्म ने जैसे ही कमरे के अंदर अपना कदम रखा, वो लाक्ष को जोर से आवाज देते हुए चिल्लाई, लाक्ष! और अचानक से रूम की लाइट एकदम से ओपन हो गई। जख्म ने देखा कि लाक्ष जमीन पर पड़ा हुआ है। वो भागकर उसके पास गई और उसे एकदम से उठाकर अपने सीने से लगा लिया और फिर उसके बालों में हाथ फिराते हुए बोली, बेटा ठीक हो आप? क्या हुआ था बच्चा? इस वक्त वो घबराई हुई थी और कांप पर रही थी। वहीं लाक्ष ने अपनी मम्मा का जब इतना घबराया हुआ चेहरा देखा तो उसने जख्म के चेहरे पर अपने नन्हे हाथों को रखते हुए प्यार से कहा, मम्मा रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूं। नहीं बेटा, आप इतनी जोर से चिल्लाए थे, आपको चोट तो नहीं लगी? मामा को बताओ, हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं मम्मा, आप पहले रूम की तरफ तो देखिए, लक्ष्य ने अपनी प्यारी सी वॉइस में कहा। तो जख्म ने एक नजर सिर उठाकर रूम में देखा तो रूम डेकोरेट किया गया था। उसके बच्चों के द्वारा हर तरफ सितारे लगे हुए थे और शायद किसी बड़े ने भी उनकी हेल्प की थी इसमें। उसके बाकी के बच्चे दरवाजे के पास खड़े हुए थे और जख्म को देखकर जोर से चिल्लाते हुए बोले, सरप्राइज मम्मा! जख्म की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं कि यह सब कुछ उनके बच्चे का किया धरा था। इसका मतलब है कि देश में मिला हुआ था और वो अपने भाइयों के साथ एक्टिंग कर रहा था और इसलिए सभी बच्चे गायब थे, वरना वो एक साथ ही रहते हैं। पर जख्म नहीं सोचा था कि शायद देव रेस्ट करना चाहता है, इसीलिए सभी उसे छोड़कर चले गए हैं। अब अपने बच्चों की चाल समझ गई थी जख्म कि इन लोगों ने उसे बेवकूफ बनाया है। जख्म ने गुस्से से लक्ष्य की तरफ देखा
तो लाक्ष ने कान पकड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी मम्मा, गुस्सा मत करिएगा। जख्मा ने बाकी के बच्चों की तरफ गुस्से से सिर घुमाकर देखा तो सभी ने अपने कान पकड़ लिए और उठक बैठक करते हुए बोले, मम्मा सॉरी ना, आप हम पर गुस्सा मत किया करो, हमें डर लगता है। हमने इसीलिए आपको सरप्राइज दिया है कि आप गुस्सा नहीं करेंगी और खुश हो जाएंगी। लेकिन अब आप और गुस्सा कर रही हो मम्मा। सभी बच्चों की ये प्यारी प्यारी बातें सुनकर हैरान हो गई जख्मा। जख्मा ने आंखें छोटी कर कर अपने सभी बच्चों को देखा। वहीं उनके पीछे मोमो भी अपना कान पड़कर खड़ी हो गई और जिससे जख्म को अंदाजा हो गया था कि बच्चों की इस कारस्तानी के अंदर मोमो भी शामिल थी और घर की एक नौकर भी, जो अपने कान पड़कर जख्म के आगे खड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था सबने गलती की हो और जख्म उनको पनिशमेंट देना चाहती हो। जख्म ने गुस्से से सबकी तरफ एक नजर देखा और सभी सीधे खड़े हो गए। वहीं लाक्ष भी छुपने को तैयार था। जख्म अचानक से स्माइल करने लगी और उसने सबको घूर कर देखते हुए कहा, ये लास्ट वार्निंग है। अगर दोबारा ऐसे मम्मा को हार्ट अटैक दिया ना, तुम लोगों ने तो बम लाल कर दूंगी सबके, और मोमो तुम्हारी तो सैलरी कट होगी और वीणा तुम्हारी भी। मोमो और बिना ने दांत दिखाते हुए कहा, आई एम सॉरी जख्म। जख्म ने अपने बच्चों की तरफ देखा। ये छोटे छोटे क्या क्या करते रहते हैं। उसकी पीठ पीछे बच्चों ने जख्म को जो सरप्राइज दिया था, कहीं ना कहीं जख्म के दिल को लग गया। सभी मिलकर जख्म से केक कट करवाते हैं और वो लोग एक छोटा सा सेलिब्रेशन खुद में ही कर रहे थे, जिससे जख्म को पता चलता है कि वीणा ने केक भी घर पर ही बनाया था और कोई भी सामान बाहर से नहीं लाया गया, जिससे जख्म रिलैक्स हो गई थी क्योंकि बच्चों की सेफ्टी उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थी। जख्म अपने बच्चों को केक खिला रही थी। वहीं बच्चों ने अपनी मम्मा को अपने हाथों से बनाकर गिफ्ट दिया। ये गिफ्ट एक नेकलेस था। मोतियों का यह देखकर जख्मा इमोशनल हो गई क्योंकि जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे तोहफा दिया था। लेकिन अचानक से जख्मों को कुछ याद आ जाता है, पुरानी यादें, कि उसे तोहफा तो पहले भी मिला था, किसी एक इंसान ने उसे दिया था कभी। जख्म की नजर फोन पर चली गई अपने, और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर उसने धीरे से आंखें खोलते हुए उस मोतियों की माला को देखा जो उसके लिए बेस्ट गिफ्ट था। शोहरत दौलत सबसे ऊपर थी उसके लिए, क्योंकि यह उसके प्यारे बच्चों ने उसके लिए बनाया था। भले ही इसकी कीमत कुछ भी ना हो, लेकिन जख्म जानती थी कि इसके अंदर उसके बच्चों का भर भर कर प्यार है, उनकी इनोसेंस है, उनकी वो क्यूट सी स्माइल और मासूमियत है। जख्म के लिए खूब सारा प्यार। जख्मा उस मोतियों की माला को जल्दी से पहन लेती है। ये देखकर सभी बच्चे खुश हो गए और एक्साइटेड होकर अपनी मम्मा को हग करते हुए बोले, आई लव यू मम्मा। जख्म भी अपने बच्चों को हग करते हुए उन्हें प्यार जताने लग जाती है। शायद सुबह उसने अपने बच्चों को कुछ ज्यादा ही डांट दिया था और दोपहर में भी उसने अपने बच्चों को मारने के लिए हाथ भी उठा लिया था। ये सब कुछ सिर्फ कायांश वालिया की वजह से हुआ था। जब भी वो आदमी उसके सामने आ जाता है, जख्म का दिमाग खराब हो जाता है। और आज दोपहर में कोई तो था उस जगह पर, जख्म का शक गलत नहीं हो सकता। उसे कई दिनों से फील हो रहा था कि कोई तो उनका पीछा कर रहा है, कोई उन्हें स्टॉक करते हुए हर वक्त उन पर नजर रखता है। इसीलिए जख्मा ने एक्स्ट्रा टीम बनवा ली थी सिक्योरिटी के लिए, और कल से सिक्योरिटी टाइट कर दी गई। जख्मा अपने बच्चों के साथ खूबसूरत पल बिता रही थी। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर किंग घर वापस लौट रहे थे। वो एक बड़े से विला के अंदर रहते थे, लेकिन उस विला के अंदर कोई नहीं रहता था, सिर्फ नौकर के सिवा। आज इतने दिनों बाद अपने मालिक को आते हुए देखकर नौकर खुश हो गए थे और फिर वो जल्दी जल्दी से उनका वेलकम करने लगते हैं। मिस्टर किंग कार से बाहर आए और फिर अंदर चले गए। लिविंग एरिया में खड़े होकर वो एक पल के लिए इस घर में मौजूद खामोशी और सन्नाटे को फील कर रहे थे। अभी खामोशी और अकेलापन उन्हें सुकून देता था। कोई नहीं था इस घर के अंदर, उनके सिवा कुछ अधूरा सा और सुनापन था। मिस्टर किंग अपना कोट निकालकर एक नौकरानी को दे देते हैं और उसके बाद वो सीधा अपने कमरे की तरफ चले गए। कमरे में पहुंचकर मिस्टर किंग बेड पर बैठकर सामने लगी उस बड़ी सी तस्वीर को देख रहे थे, बल्कि वो उनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग थी जो कई सालों से वहां पर लगी हुई थी, जिसे हिलाया नहीं जाता था।
और उस पेंटिंग को फोटो फ्रेम कर कर रखा गया था, जिस वजह से धूल मिट्टी जम गई थी। मिस्टर किंग अपनी जगह से खड़े हुए और उन्होंने अपना हैंगर निकाला और उस पेंटिंग को धीरे धीरे हाथों से साफ करने लगे। वो उस खूबसूरत और मासूम से चेहरे को देख रहे थे। ये आंखें आज भी इतनी ही मासूम थीं। मिस्टर किंग के होठों पर एक मुस्कान आ जाती है और वो धीरे धीरे उसे छूते हुए महसूस करने लगे। आज तक मैं मुंह ऑन नहीं कर पाया। गलत करने के बाद भी मैंने खुद को समझाया, लेकिन तुम्हें खो दिया। उस वक्त मैं गलत था और आज भी मैं गलत हूं। पर मुझे इसका कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि मोहब्बत करना हमारे बस में नहीं होता। मिस्टर किंग अपने कमरे मौजूद खुद के द्वारा बनाई गई पेंटिंग को टच कर रहे थे। उस पेंटिंग पर धूल मिट्टी को साफ करते हुए पुरानी यादों में खो से गए थे। यही यादें तो थीं जो उन्हें जीने का सहारा दिया करती थीं, वरना वो एक मशीन बन चुके थे। उसकी दुनिया ही जैसे काम हो। उसने लगातार काम कर कर इतने कम सालों में ही खुद को कहां से कहां तक पहुंचा दिया था। भले ही यह सफर बहुत लंबा और स्ट्रगलफुल था, पर जिसके लिए वो कर रहा था, वो अब नहीं रही थी। वो उसे हर एक खुशी देना चाहता था। वो उसे बच्चों की तरह पालना चाहता था। उसे बहुत प्यार करना चाहता था। उसके लिए उसने मेहनत की, एक इमेजिनेशन वर्ल्ड बना लिया। और उसके बाद आज तक मिस्टर किंग ने कभी भी अपनी जिंदगी में किसी दूसरी औरत को नहीं आने दिया। कहते हैं ना कि जब एक मर्द मोहब्बत करता है और वो मोहब्बत अगर उसकी पहली मोहब्बत हो, तो वो शिद्दत से करता है और उस पर अपना सब कुछ वार देता है। यही हुआ था मिस्टर किंग के साथ। हर मर्द मोहब्बत नहीं करता, पर जिसने कर ली, वो मोहब्बत के लिए कुछ भी कर सकता है, खुद को भी खत्म कर सकता है। मिस्टर किंग ने गिटार उठा लिया और फिर उस पेंटिंग के साथ उन्होंने कुछ गुनगुनाना शुरू कर दिया। तुम्हारे जीते जी मैं तुम्हें वह खुशी नहीं दे पाया। तुम चली गई मुझे छोड़कर। काश मैंने उस दिन थोड़ी और हिम्मत की होती, तो शायद तुम जिंदा होती, भले ही मेरे पास नहीं होती। क्यों मैंने तुम्हें उस वक्त अकेला छोड़ दिया? सारी गलती मेरी है। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, तुम्हें सिक्योरिटी नहीं दे पाया इस गिल्ट के साथ जीने के लिए। तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। मुझे नहीं मालूम कि आखिर क्यों। मुझे तुम्हारी वो आंखें याद आती है। बहुत मिस कर रहा हूं तुम्हें, और 2 दिन से बहुत बेचैनी हो रही है। मिस्टर किंग अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं करते थे। वो उस पेंटिंग से बात किया करते थे जब भी फ्री होते थे, क्योंकि इस पेंटिंग के सामने उन्हें सुकून भी मिलता था, लेकिन पुराने दर्द भी उभर आते थे। उन्हें अपनी गलती याद आ जाती थी, अपना गिल्ट, रिग्रेट, कि किसी को चाहकर खोना क्या होता है। कोई उनसे पूछ, किसी को बेपनाह बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के प्यार करना किसे कहते हैं? कोई उनसे पूछ, किसी को आंखों में बसाकर उसे प्यार करना किसे कहते हैं? किसी की खुशी के लिए खुद को खत्म कर लेना किसे कहते हैं? कोई उनसे पूछे, टूट कर किसी को चाहना किसे कहते हैं? कोई उनसे पूछे, मोहब्बत के हर दर्द को बर्दाश्त करना, उसे झेलना किसे कहते हैं? कोई उनसे पूछे, टूट कर बिखरना किसे कहते हैं? कोई उनसे पूछे, भले ही मोहब्बत शिद्दत से की जाती हो, लेकिन उसे चाहकर भी ना निभा पाना किसे कहते हैं? कोई उनसे पूछे, और अगर आपकी मोहब्बत किसी और की जागीर हो, तो उसे खोना किसे कहते हैं? कोई उनसे पूछे, अपनी आंखों के सामने अपनी मोहब्बत को किसी और की बाहों में देखने का बहुत दर्द किसे कहते हैं? कोई उनसे पूछे, मोहब्बत का आशियाना सपनों से भी खूबसूरत होता है, उसे टूट कर बिखरता देखना कोई उनसे पूछे। अपनी चाहत को खुद के अंदर दबाकर अपनी महबूबा को किसी और की बाहों में बिखरते हुए देखना किसे कहते हैं? कोई उनसे पूछे। मिस्टर किंग की आंखें भर गई थीं। वो मासूम सा चेहरा उन्हें याद आ रहा था। उसकी वो छोटी सी स्माइल, मुस्कुराते हुए वो चांद का टुकड़ा लगती थी। शायद इतनी खूबसूरत मुस्कान उन्होंने किसी की नहीं देखी थी। उसके लंबे लंबे बाल की कुछ जुल्फे जब उसके चेहरे को ढकती थी, तब वो खूबसूरत हसीना उनके दिल को चुरा लेती थी। उसकी वो छोटे छोटे हाथ जब उनके हाथों को पड़ते थे, तो उनके दिल की धड़कन बेकाबू हो जाया करती थी। याद में तड़पना कोई उनसे पूछ, अपने महबूब से रूबरू होने के लिए तरसना किसे कहते हैं? कोई उनसे पूछे। मोहब्बत में जल जाना किसे कहते हैं? कोई उनसे पूछे। मिस्टर किंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मिस्टर किंग एक ऐसे इंसान थे जो किसी के मरने पर भी नहीं रोते थे। इतना हार्ड और हार्टलेस बना लिया
तो उन्होंने खुद को। लेकिन कुछ यादें हर किसी की जिंदगी में होती है जो उन्हें रुला देती है। कोई इंसान तभी